एवरीवन, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू देखेंगे यूजीसी नेट से रिलेटिव। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस तो करेंगे हमारे यूनिट से रिलेटिव और एट द लास्ट 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि न्यूज़ से रिलेटिव है, मतलब जो हमारे करंट न्यूज़ है। और कोविड-19 का भी इसमें क्वेश्चन है, तो जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए है कि वो आ सकते हैं टॉपिक, तो वो लिए हैं मैंने। और जो क्वेश्चन मैं इकोनॉमिक्स के यूनिट के कराऊंगी उनकी आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को ही। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट अपने। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। चलो पहले हम डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात ही कर लेते हैं, आपको इजी होगा। जो आपका डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। यूटिलिटी होती क्या है? ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन, नीड सेटिस्फाई होना, मतलब किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस चीज़ को यूटिलिटी कहते हैं। अब ये दो तरीके की है, एक तो कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल। ये मेज़रमेंट है एक तरह से। कार्डिनल में नंबर्स में मेज़र कर लेते हैं और ऑर्डिनल में उसमें रैंक दे देते हैं, ना कि नंबर देते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर्सन ने दिया था? एक इकोनॉमिक्स थे मिस्टर मार्शल, उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अब उस कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना आपका, ये गूसन का फर्स्ट लॉ भी है। ओके, मिस्टर गूसन ने ये लॉ दिया था और इसमें क्या बात की गई थी कि मतलब जो आपका कंजम्पशन है जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा ना, तो यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। ओके, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, गूसन का फर्स्ट लॉ है। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है, यहाँ पे नंबर्स में मेज़र की जाती है। और डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, मतलब इसमें एक तरह से इसकी अजम्पशन है। यहाँ पे मानते हैं हमारे जो प्रोफेसर हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। मतलब क्या है कि हम पहले कुछ एक पीस खाएंगे मिठाई का, मिठाई ले रहे हैं, फर्स्ट खाएंगे तो हमें उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज हमने पहला पीस खाया। दूसरा खाएंगे मच बेटर, तीसरा खाएंगे, फिर हमारा पेट भरता चला जाएगा और हमारा उससे मन भरता चला जाएगा। तो वही बात यहाँ पे की गई है। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज बाय ए सिंगल बायर। अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल बायर के फॉर्म में कौन सी मार्केट को कैरेक्टराइज किया गया है? मैनी बायर, मैनी सेलर परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, परफेक्ट मार्केट में होते हैं। ओके, ओलिगोपोली में फीव बायर फीव सेलर होते हैं। वहीं हमारे मोनोपोली में सिंगल सेलर मैनी बायर होते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा? सिंगल बायर। सिंगल बायर होता है आपका मोनोप्सोनी मार्केट में। ये जो कॉन्सेप्ट है मोनोप्सोनी, ये मिस्टर जे रॉबिन्सन ने दिया था। किन्होंने? रॉबिन्सन ने। ओके, यहाँ पे बायर मोनोपोली को बताया जाता है कि सिंगल बायर होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट।
ओके, पहले हम इनको समझेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट आर टू कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट रिफर टू द रिटर्न अर्न बाय ए बिजनेस। ओके, दोनों क्या है, रिटर्न अर्न बाय ए बिजनेस को इंडिकेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी किसी बिजनेस से जो रिटर्न अर्न होता है उसे इंडिकेट करते हैं। ओके, अब अगर हम सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो इसे ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। ओके, इन द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड टू कीप ए बिजनेस ऑपरेशन, इट्स द प्रॉफिट level that just cover the opportunity cost of the entrepreneur time and resource. In other words, it's the profit needed to keep the business running but not enough to attract new entrants. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि भाई कैजुअली इतना पर्सन को उसके टाइम का, इसमें पर्सन को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। नॉर्मल बेनिफिट होता है कि वो उसका इतना टाइम इन्वेस्ट करता कहीं और तो उसे इतना ही मिलना था और यहाँ पे भी उतना ही मिला। जैसे कि एक प्रोजेक्ट से एक पर्सन को 1,50,000 मिल रहे हैं, 1 लाख उसने इन्वेस्ट किए, 50,000 उसे उसके लिए मतलब टाइम के लिए, जितना टाइम उसने उसमें लगाया उसके मिले। वो कहीं और लगाता तो अब भी उसे इतने ही मिलते। तो ये यहाँ पे उसका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। इन सिंपल वर्ड बात करें तो आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका। सपोज जोन्स ओवन ए स्मॉल कॉफ़ी शॉप, हिज एनुअल रेवेन्यू 2 लाख रुपीज़, उसका 2 लाख का एनुअल रेवेन्यू है। हिज एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब रेंट, लेबर और मटेरियल और 1,50,000। ओके, उसकी जो कॉस्ट आ रही है 1,50,000 की आ रही है। हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हिज टाइम, कि वो टाइम जो उसने उस बिज़नेस में लगाया कहीं और लगाता तो उसे कितना मिलता, तो $50,000 इन दिस केस। तो जोन्स नॉर्मल प्रॉफिट क्या आया, 0, एज हिज टोटल रेवेन्यू इक्वल टू हिज टोटल कॉस्ट। क्योंकि भाई कॉस्ट ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही मानो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को वो 50,000 उसे मिले लेकिन नॉर्मली मिले। 2 लाख था, 1,50,000 की तो उसकी रेंट और ये सब आ रहे थे, और अपॉर्चुनिटी जो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है 50,000 मिली, भाई उसे मिला तो है लेकिन ओवरऑल अगर लगाएंगे उसे मिला के तो वहाँ पे 0 है। तो ये इसमें बताया, तो इसका यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है, जो मतलब कॉस्ट में इंक्लूड कराया उसे तो वो 0 बताया गया है। ये यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की बात की गई है। अब इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज़ द एक्सेस रिटर्न अर्न बाय द बिजनेस ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो होगा इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा है इट द प्रॉफिट दैट एक्सीड्स द मिनिमम रिक्वायर्ड टू कीप द बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना वो इकोनॉमिक प्रॉफिट में होगा। इट्स प्रॉफिट इज साइन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन और मार्केट पावर। हाँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट तभी कमा सकती है कोई भी फर्म अगर उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो इनोवेशन कर रहा है और मार्केट में पावर है, मतलब मार्केट शेयर ज़्यादा है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल को मॉडिफाई करके यहाँ पे बात की गई है। वही बात की है, मिस्टर जोन्स कॉफ़ी शॉप बिकम वेरी पॉपुलर होगी भैया वो, एंड हिज एनुअल रेवेन्यू इंक्रीज 2,50,000। 2 लाख था पहले, अब 2,50,000 हो गया। हिज एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिमेन 1,50,000। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000, तो 2 लाख उसकी कॉस्ट होगी। जोन्स इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ 50,000, क्योंकि 2 लाख उसकी कॉस्ट होगी और 2,50,000 उसने कमा लिए, तो उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो गया,
उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया 50,000। तो ये बात होती है, नॉर्मल प्रॉफिट में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सिर्फ वो मिल पाती है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे ना इन्वेस्ट करके कहीं और पे इन्वेस्ट करते हमें तब भी उतना ही मिलना था, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमारे उस नॉर्मल प्रॉफिट से जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रही है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है नॉर्मल प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव। ऐसी तो कुछ बात नहीं करी कि नॉर्मल प्रॉफिट ज़ीरो और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव। अभी आगे पढ़ते हैं। चलो ज़ीरो पढ़ा है लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव ही हो, ज़रूरी थोड़ा ही है भाई कि उसे प्रॉफिट ही हो। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थर्ड पॉइंट, एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट डज नॉट। ये अप्रोप्रिएट आंसर है, आपको समझ में भी आ रहा होगा जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या, थर्ड ऑप्शन में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट डज नॉट। ये सही है बात। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गलत बोल रहा है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो इंक्लूड करता है। ओके, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये थोड़ा इसके ही बारे में दे रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड टू कीप ए बिजनेस ऑपरेशन। ओके, और इसे ना नॉर्मल प्रॉफिट को हम ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल सकते हैं, लेकिन ज़ीरो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ओके, और इकोनॉमिक प्रॉफिट एक्सेस रिटर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट, और ये साइन है कंपेटिटिव एडवांटेज का और इनोवेशन और पावर का। ओके, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का क्या इफ़ेक्ट होता है। पहले तो आपको बता दूं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट ये होता है कि हमने जो इन्वेस्ट करा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर करे, कंट्री में कोई मनी स्पेंड करी, तो उससे जो कंट्री में मनी का फ्लो जितना बढ़ेगा उससे स्पेंड करने से, जितने मल्टीप्लायर में बढ़ेगा उसको कहते हैं हम मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपये स्पेंड करे कंट्री में कहीं पे, उससे अदर लोगों ने भी मनी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करी ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड वहाँ पे करेंसी का फ्लो बढ़ गया। 100 रुपये करे और उससे 200 रुपये हो गया करेंसी का फ्लो, तो वो ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना हो गया, ट्वाइस इफेक्ट हुआ मल्टीप्लायर का। तो ये यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है आपका, इसमें ना एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट को कंप्यूट करने का, कैलकुलेशन करने का। मल्टीप्लायर इफेक्ट इज इक्वल टू 1/1 - MPC। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें कि गवर्नमेंट ने, सपोज़ करो कि गवर्नमेंट ने अपनी इंक्रीज़ करा स्पेंडिंग $100 से, $100 मिलियन से, और उससे ना MPC जो है 0.8 है। MPC क्या होता है, MPC होता है आपका मतलब मार्जिनल प्रोस्पेक्टिंग टू कंज्यूमर, मतलब वो प्रपोर्शन ऑफ एडिशन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन में जो एडिशनल इनकम स्पेंड होती है, मतलब ऐड होती है प्रपोर्शन, उसे MPC कहते हैं। तो अगर $100 मिलियन गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो उसके लिए MPC 0.8 है। ये कैलकुलेट किया जाता है, एक अदर मेज़रमेंट है, इंडेक्स है, उससे कैलकुलेट होता है
तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या काम करेंगे, 1/1 माइनस 0.8। तो इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आंसर आएगा 5। तो क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट $100 मिलियन स्पेंड करेगी कंट्री में तो उससे $500 मिलियन इंक्रीज हो जाएंगे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ओके, समझ में आया? अगर मतलब गवर्नमेंट ने $100 मिलियन इंजेक्ट किए तो वो लीड करेंगे टोटल इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ $500 मिलियन। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इसका ओवरव्यू हो गया, आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। वैसे इतना डीपली क्वेश्चन आने का नहीं, अगर आएगा तो आपको एक आइडिया हो गया इसका। तो हमारा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमी में क्या करता है। तो ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू प्रोपोर्शन इंक्रीज इन जीडीपी। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से जीडीपी का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू ए मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन जीडीपी। राइट, सेकंड सही है। जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है ना वो लीड करेगा मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन जीडीपी। ओके, मोर देन, ध्यान रखना मोर देन को। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसीजन। रिसीजन क्या होता है आपका? रिसीजन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। जो मतलब अगर आपको बात करूँ रिसीजन का सीधा मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मतलब लो इन्फ्लेशन, या हम कह सकते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जो प्राइस है चीज़ों के वो तो कम हो रहे हैं और लोगों की परचेजिंग पावर जो है, मतलब करेंसी की, लोगों की नहीं, करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। रिसीजन की सिचुएशन के कुछ और भी इंडिकेटर हैं, जैसे कि कंज्यूमर स्पेंड करना कम कर देता है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पर। ओके, एंड जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो कम होने लगते हैं, मतलब प्रोडक्शन कम होने लगता है, जीडीपी भी कम होती है इसीलिए। और इसके जो कोज बात करें, ये तो इसके इंडिकेटर हो गए जब ये सिचुएशन होगी, जैसे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, लेकिन करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन। ओके, आउटपुट कम आ रही है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। तो ये इंडिकेटर हैं कि मतलब वो सिचुएशन रिसीजन की है। अगर हम कॉज बात करें कि रिसीजन क्यों आता है, तो ऐसा हो सकता है कि कंट्री में मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी इस तरह की बन गई हो कि वो रिसीजन का कारण बन गई हो, या फिर एक्सटर्नल शॉक्स हों, मतलब क्या कह सकते हैं, वॉर, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर, या फिर ग्लोबल पैंडमिक जैसे कि कोविड-19। ओके, और एक और है जैसे कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, मतलब सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आने से। ओके, तो हम ये सब बात तो हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि हम रिसीजन की सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये प्लीज़ आप पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इस इफ़ेक्ट को हम या तो मॉनेटरी पॉलिसी बना के, कैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट का रेट कम कर दें। इंटरेस्ट का रेट कम करने से क्या होगा कि कंट्री में जो
मनी का फ्लो है वो बढ़ेगा, उसके बढ़ने से क्या होगा, मनी की वैल्यू थोड़ी डाउन जाएगी और करेंसी की परचेजिंग पावर कम होने से प्राइस इंक्रीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उससे हमारे रिसेशन की सिचुएशन हैंडल हो सकती है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी फ़िज़िकल पॉलिसी में थोड़ा चेंज करें। उससे क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसे इंक्रीज़ कर दो, कि गवर्नमेंट जो कंट्री में एक्सपेंडिचर कर रही है उन्हें बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, कंट्री में करेंसी का फ्लो उससे भी बढ़ेगा, जिससे कि करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम होगी। ओके, और टैक्स थोड़े कम कर दो, ये सब चीज़ें। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने रिसीजन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो हमारे क्वेश्चन में है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिसीजन को इंडिकेट कर रही है। तो हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो सही है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन नॉट। सेकंड ऑप्शन लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, लो इन्फ्लेशन राइट बट लो अनएम्प्लॉयमेंट नॉट। हाई इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट नॉट। डी लो इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट राइट। हम लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बोल सकते हैं और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिसीजन को ही बताती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग जो है वो कम हो गई, हमारा जीडीपी कम हो गया, ये भी रिसीजन को बताएंगी। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गई, ये भी रिसीजन को बताएगी। इन्फ्लेशन लो हो गया, ये भी रिसीजन को बताएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, लो इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉर्मल कह रही हूँ मैं, नॉमिनल जीडीपी, सॉरी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट बताते हैं। मतलब हम इंडिकेट करते हैं कि इस साल 1 रुपये का हमारी कॉस्ट हुई, अगले साल वही इतना महंगाई हो गई कि हमारी कॉस्ट 1.20 की हो गई। 2 साल के बीच 1 साल में 1 यूनिट 1 रुपये की बन रही थी, अगले साल वो 1.20 रुपीज़ की बन रही है। तो यहाँ पे हमारा 20% का नॉमिनल जीडीपी होगा कि 20% जीडीपी बढ़ी है। यहाँ पे ऐसे नॉमिनल जीडीपी 20% बढ़ी है। तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाया गया है कि कितना कॉस्ट बढ़ी है। वहीं अगर हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिखाती। वहाँ पे हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कुछ और इंडिकेटर होते हैं जो इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को उससे एडजस्ट करके तब हम रियल जीडीपी दिखाते हैं कि हमारी जीडीपी इतने % इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि पहले 1 रुपये की कॉस्ट थी और फिर 1.20 की हो गई, तो उसमें जो इफ़ेक्ट आया उसमें एडजस्ट करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, और वो 10% बढ़ रहा है, तो वो हमारी रियल जीडीपी होगी। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में यही अंतर है कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाया जाता है और जो रियल जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है उसे एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके डिफरेंस दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड इन्फ्लेशन राइट और रियल जीडीपी डज नॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। ओके, अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं अपना। व्हाट इज़ द गेन फ्रॉम ट्रेड थ्योरम। ट्रेड क्या होता है आपका, ट्रेड होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ट्रेड को इंट्रोड्यूस करता है आउटसाइड कंट्री बाउंड्रीज, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसे ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड थ्योरम की बात की है, गेन क्या है ट्रेड थ्योरम के, उससे गेन क्या है। ट्रेड लीड टू ए लॉस फॉर बोथ कंट्रीज, नहीं, वो गेन नहीं हो सकता। ट्रेड लीड टू ए गेन फॉर वन कंट्री एंड ए लॉस फॉर अनोदर, नहीं, गेन की बात हो रही है। ट्रेड लीड टू ए गेन फॉर बोथ कंट्रीज राइट। अगर हम ट्रेड के थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन की बात करेंगे तो दोनों कंट्री के लिए जो गेन लीड करेगा वो ट्रेड होगा।
एक्सपोर्ट करने वाली भी और इंपोर्ट करने वाली कंट्री के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर वो होते हैं जैसे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, तो कंट्री कुछ ऐसे बैरियर लगा देती हैं जिससे कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, मतलब हम कर नहीं पाते। उन्हें टफ बना देगी, रूल रेगुलेशन ऐसी लगा देती है जिससे कि हम किसी अदर कंट्री में अपना सामान नहीं सेल कर सकते और ना किसी अदर कंट्री से परचेज़ कर सकते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला, टैरिफ। हाँ भाई, टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए तो फिर तो उसमें एक बैरियर ही आना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। क्वाटा होता है कि क्वांटिटी पे, कि आप सिर्फ इतना प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप पे एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेंगी या कर ही नहीं सकते, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, ये भी एक बैरियर है। सब्सिडी, भाई किसी चीज़ पे सब्सिडी मिल रही थी उसे कैंसिल कर दिया या फिर अपनी होम कंट्री को सब्सिडी देने लगे जिससे कि बाहर की कंट्रियों से आने वाले प्रोडक्ट को हाई प्राइस रहे और हमारे देश का कम प्राइस रहे, जिससे कि उनका प्रोडक्ट यहाँ पे चल ही ना पाए, तो ये भी एक बैरियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। ओके, देन अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अगर पहले हम दोनों टर्म की बात करें, ये ट्रेड थ्योरी से रिलेटिव ही हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। मिस्टर एडम स्मिथ ने तो करी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की और मिस्टर डेविड रिकार्डो ने की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की बात। ये दोनों थ्योरी से रिलेटिव हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किस चीज़ की बात करती है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, मतलब जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री अच्छा बनाती है ना बहुत अदर कंट्री से, सब कंट्रियों से, आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो और जो आपकी कंट्री में जिस चीज़ की मतलब कमी है उस प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करो। वहीं एडम इसमें की तो ये थ्योरी होगी ना एब्सोल्यूट एडवांटेज, और ये इन्होंने दी किस टाइम में थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी 1776 में। वहीं अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करेंगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज दी थी डेविड रिकार्डो ने, और वो दी थी उन्होंने 1817 में। ओके, और कंपैरेटिव एडवांटेज में ये बोलते थे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कंट्री के पास, मतलब ये जो एडम स्मिथ की थी ना एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसका एक्सटेंड वर्जन था, क्योंकि उसमें एक कमी थी कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि किसी कंट्री में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो किसी एक प्रोडक्ट की। ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री में किसी प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, वो बिल्कुल परफेक्ट ना बना सके, तो उस सिचुएशन में वो जो सेकंड बेस्ट, मतलब वो हो सकता है कोई कंट्री उससे अच्छा बनाती हो लेकिन कुछ अदर कंट्री से वो अच्छा बनाती हो उस प्रोडक्ट को, तो वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें जो प्रोडक्ट वो अपने अदर प्रोडक्ट से अच्छा बनाती है। तो ये कहा गया था इस वाली थ्योरी में। तो यहाँ पे क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो आपका फर्स्ट आ रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर। हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज रिफर टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफ़र करती है कि वो एबिलिटी हो ज़्यादा परचेज़ करने की, आप उसे मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है तो आप उसे एक्सपोर्ट करो। कंपैरेटिव एडवांटेज रिफ़र कर देती है कि आपकी एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपर वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है नहीं लेकिन उससे थोड़ी लोअर वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें कह रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू एबिलिटी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वो एबिलिटी बेस्ट प्रोड्यूस की है इसमें। और कंपैरेटिव रिफर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर, तो ये गलत है। फिर सी में बोल रहा है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर, और कंपैरेटिव रिफर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस लेस, नहीं लेस नहीं, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ध्यान रखना।
क्योंकि बिल्कुल लेस होगा तो नहीं करना भाई। लेकिन अगर लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि फर्स्ट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी और कंट्री की है लेकिन सही नंबर पे हमारी आ रही है, तो हम उसे प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे उन कंट्री में जिनमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स्ट्रा है। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू एबिलिटी टू रिड्यूस फॉर द डी ऑप्शन। एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस लेस कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव एडवांटेज रिफर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, अब हमारा 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है? तो अगर पहले हम बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल एक इकोनॉमिक साइकिल है, आपको नॉर्मली बात बताऊँ तो। और इसमें आपका कि भाई एक्सपेंशन हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर मतलब कैसे प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है और फिर टॉप पे पहुंचता है और फिर डाउन जाता जाता निगेटिव में चला जाता है और फिर उसे रिकवरी करते हैं। पूरा साइकिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इस बिजनेस साइकिल में। इसकी काफ़ी सारी थ्योरी भी हैं। ओके, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उन पे क्लासेस भी ले लूँगी। तो इसमें आपका इसके बारे में वही बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो इसमें ये स्टेजेस आती हैं बिजनेस साइकिल में। फर्स्ट आपका एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी और आपका फिर पीक पे पहुँचेगा, बिल्कुल हाई पॉइंट पे, मैक्सिमम पे पहुँचेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब रिसीजन होगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा, डिक्रीज़ होगा प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, फिर पहुँचेगा टच, मतलब बिल्कुल लो पॉइंट में कॉन्ट्रैक्शन के, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगी। देन हमारा जब प्रोडक्ट इतनी डिक्लाइन पे पहुँचेगा साइकिल, तो फिर हम रिकवरी करेंगे। इसे मतलब ये नॉर्मल इकोनॉमी के लिए भी यूज़ होता है। तो फिर हम रिकवरी करेंगे। इससे रिकवरी ऐसे भी हो सकती है कि गवर्नमेंट स्पेंड करे कुछ अमाउंट उस बिज़नेस में जो इस स्टेज पे जा रहा है, या इकोनॉमी में जो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट में चली गई है, उसकी रिकवरी के लिए। एंड देन फिर से वही साइकिल दोबारा से। यहाँ पे देखो, ट्रांजैक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन से फिर एक्सपेंशन की ओर जाएगा। तो ये बिजनेस साइकिल होता है। अगर हम बात करें बिजनेस साइकिल होता क्या है, तो ये है आपका फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। इकोनॉमिक एक्टिविटी में टाइम के साथ जो फ्लक्चुएशन होता है कि भाई पहले वो ग्रोथ की तरफ गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ गई, मतलब पहले पीक एक्सपेंशन पीक पे पहुंची, फिर कॉन्ट्रैक्शन, देन मतलब रिसीजन वाली स्टेज, एंड देन बिल्कुल डाउन पे जाके और फिर उसकी रिकवरी। तो ये पूरा जो टाइम के साथ उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का फ्लक्चुएशन है, उसको बताता है बिजनेस साइकिल। तो हमारा फर्स्ट आंसर इसमें सही है। ओके, तो बिजनेस साइकिल यहाँ पे ये बताया किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, फिजिकल पॉलिसी के लिए, एक्सटर्नल शॉक्स के लिए, मतलब ये नेचर डिजास्टर, ग्लोबल इवेंट्स, ये सब, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी 2003 से 7 में, फिर 2007 में पीक पे पहुंचा, फिर क्या कॉन्ट्रैक्शन हुई 7 से 9 में, फिर बिल्कुल डाउन पे 2009 में पहुंचा और रिकवरी 9 से 2013 तक हुई। अब बूम की कैरेक्टरिस्टिक, बूम कौन सा पीरियड होता है? बूम तब होता है जब ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होता है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बूम की है। तो यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है आपके सी पॉइंट में, हाई इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपका 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को स्टेब्लिश करने में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है? तो यहाँ पे इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग ए बूम एंड डिक्रीज ड्यूरिंग ए रिसीजन। हाँ,
आपका जो बूम का टाइम है, बूम का टाइम मतलब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। तो क्या होगा, बूम पीरियड में जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ना, तो करेंसी का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग लोन कम लेंगे, उससे महंगाई भी कम हो जाएगी। और अगर रीसीजन की स्टेज है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। उससे क्या होगा कि जो मतलब आपका रेट कम चल रहा है ना, वो रेट बढ़ जाना है, क्योंकि करेंसी का फ्लो कम हो जाना है। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ए फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें फर्म का प्राइमरी गोल क्या है, तो उसका फर्म का कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही प्राइमरी गोल है, क्योंकि शेयर भाई इतनी कंपटीशन में शेयर बहुत मुश्किल से अर्न कर पाती है कोई, लेकिन उसका प्राइमरी गोल प्रॉफिट अर्न कर ले, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल पाता है लॉन्ग रन में भी, और वो भी अच्छे कॉम्पिटिटर को, तो वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए वही काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। Many firms produce a homogeneous product. No, not. Few firms produce a differentiated product. few firm में नहीं होते, many firm होते हैं। Many firm produce a different product. सी ऑप्शन सही है आपका, many firm produce a different product। अगर हम बात करें, देखो आपके परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब बनाने वाले। अगर हम बात करेंगे मोनोपोली की, तो एक स्पेसिफाई प्रोडक्ट होता है और सिंगल सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं। उसके बाद आपका ओलिगोपोली आता है, उसमें होते हैं आपके फीव फर्म प्रोड्यूसर, और प्रोडक्ट होमोजीनियस और डिफरेंट भी होते हैं थोड़े से। फिर आपका आता है मोनोपोलिस्टिकली, उसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल की बात कर सकते हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द नेम, 15 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कर्व दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट की हमने आपसे पहले भी बात की है कि जब हमारा लो इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो सिचुएशन हमारी रिसीजन को इंडिकेट करती है। अब ऐसा कौन सा कर्व है जो इन दोनों का रिलेशन बताता है, तो वो कर्व है आपका फिलिप कर्व। फिलिप कर्व के बारे में बात करें तो फिलिप कर्व होता है वो एक्स एक्सिस पे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता है, और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट, और ये बताता है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है। और ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये वेरी करता है। तो ये कहता है फिलिप कर्व कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, आपको डायरेक्टली बताऊं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन घटेगा, तो ये सिचुएशन को बताता है ये वाला कर्व। इस कर्व को अल्बन विलियम फिलिप कर्व भी बोलते हैं। ये फर्स्ट परफॉर्म्ड इट इन 1958। अगर हम इसके बाद में करें तो डाउनवर्ड स्लोपेड होता है, ट्रेड ऑफ होता है, मतलब कर्व सजेस्ट करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ओके, मतलब ट्रेड ऑफ कैसे कि भाई अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो आप इन्फ्लेशन को कम करो, आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो, तो ये होता है आपका नो लीनियर, वही मैंने आपको बता दिया है। ये यूज़ कहाँ पे होता है फिलिप कर्व, तो इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने में, गाइड करने में मॉनेटरी पॉलिसी को, क्या मॉनेटरी पॉलिसी भाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों पर इफेक्ट डालती है मॉनेटरी पॉलिसी, और अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ के लिए भी। लेकिन ये चैलेंजेस भी फेस करता है फिलिप कर्व, कुछ चैलेंजेस भी फेस करता है। कर्व में शिफ्ट होना, भाई कर्व में शिफ्ट कैसे हो जाएगा, इकोनॉमी में कोई चेंज आ गया, अब ये दोनों चेंज तो ठीक है, लेकिन अदर कोई चेंज आ गया तो उससे भी तो शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि भाई सप्लाई शॉक्स हो गए, या फिर चेंज इन एक्सपेक्टेशंस लोगों की,
तो वो शिफ्ट कर देंगे कर्व को। ब्रेक डाउन ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन, मतलब स्टैगफ्लेशन क्या सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन भी हाई होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा। अब जब वैसी सिचुएशन होगी जिसमें इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, वहाँ पे कहाँ से रिलेशन हो जाएगा, जो फिलिप ने बताया है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। तो ये सिचुएशन भी होती है। और मॉडर्न मॉडिफिकेशन, कोई मॉडर्न मॉडिफिकेशन हो उससे भी इसमें इफ़ेक्ट आता है। ओके, अब हमारा 16 क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, आपके मनी के फ्लो से रिलेटिव, मनी सप्लाई से रिलेटिव जो भी पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट की, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं। अब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इससे कोई मतलब नहीं है, फिजिकल पॉलिसी में आता है। टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट, हाँ, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। सब्सिडीज नोट। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। व्हाट इज़ द टर्म फॉर एडवांटेज, 17 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एडवांटेज गेन बाय कंट्री दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड फॉर विच दे हैव ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आएगा, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुकी है। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका कंपैरेटिव एडवांटेज, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस के थ्योरीज पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आना है। लेकिन यहाँ पे भी रिलेवेंट था, मैंने क्वेश्चन डाल दिया इसका। तो ये जो होता है ना, मतलब लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का स्पेशलाइज है कंट्री प्रोड्यूस करने में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कमोडिटी को, तो वहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज का से गेन होती है। कंपैरेटिव एडवांटेज टर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, बी। फिर क्या है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल में अगर सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, पता चल गया क्वेश्चन का आंसर इन्फ्लेशन है। ओके, लेकिन आपके पास सेकंड आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या सिचुएशन है, डिफ्लेशन वो सिचुएशन है, हमने पहले भी बात की है, जब प्राइस कम होता है और करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, उस सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं और यही रिसीजन को इंडिकेट करती है। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन भी हमने पढ़ी है। स्टैगफ्लेशन होती है जब आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, तो वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है। फिर डी आया आपका हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका हाइपर इन्फ्लेशन किस सिचुएशन को बताता है कि भाई वो एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट हो रही है, मतलब करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कॉज क्या होते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा मनी को प्रिंट कर दिया तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। ओके, जैसे कि वेनेजुएला में 2016 से और अब तक आ रही है, और उसका कॉज क्या है, वहाँ पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रहा। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई 2016 में वेनेजुएला में। ओके, और अगर इसके हम कुछ और इंडिकेटर देखें हाइपर इन्फ्लेशन के, तो परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है। क्यों होगी परचेजिंग पावर रिड्यूस, मनी की वैल्यू ही डिवैल्यूएट हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ओके, सोशल अनरेस्ट होगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं। अगर हम बात करें हाइपर इन्फ्लेशन की, तो हाइपर इन्फ्लेशन का सॉल्यूशन है कि जो मतलब वही फिज़िकल डिसिप्लिन और प्राइस में कंट्रोल करें कि भाई प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ना हो गया ना, तो प्राइस ज़्यादा ना बढ़े उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपका फिज़िकल डिसिप्लिन हो, मतलब
टैक्स को इंक्रीज़ कर लें और जो इकोनॉमी में एक्सपेंड कर रहे हैं उसे कम कर दो रेट को, ओके। और एक करेंसी का फिक्स एक्सचेंज रेट ले आओ, न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस कर लो। तो ये इसके हाइपर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के भी कुछ तरीके हैं कि इनसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन से निकल जाएं। बहुत डेंजरस, मतलब बहुत बेकार सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन की। स्टैग्फ्लेशन और ये थोड़ा इन्हें फिर भी कवर करना आसान होता है इसके मुकाबले, ओके। तो अब हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसीजन। अब इसके बारे में हमने बात की थी, वहाँ पे हमने बात की थी किस चीज़ की, अगर हमारा क्या है रिसीजन की सिचुएशन है तो वहाँ पे हमारा लो इन्फ्लेशन होगा और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाई जीडीपी ग्रोथ। क्या हाई अनएम्प्लॉयमेंट में और लो इन्फ्लेशन में जीडीपी ग्रोथ होती है? नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाता है तो जीडीपी कहाँ से ग्रोथ होगी? तो नहीं, लो जीडीपी ग्रोथ बी सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं। हाई इन्फ्लेशन नहीं, लो इन्फ्लेशन रहता है। लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। रिसीजन का रीज़न लो जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोनोपोलिटिकल कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिटिकल, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिटिकल कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री एंट्री एंड एक्सेस विद डिफरेंटेड प्रोडक्ट। हाँ, एंट्री और एक्सेस फ्री होगा लेकिन डिफरेंटेड प्रोडक्ट के साथ। अगर ये सिमिलर मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ होता तो ये होता परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन डिफरेंटेड प्रोडक्ट के साथ ये है आपका मोनोपोलिटिकल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अगर आपको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देन अब हम बात करने वाले हैं कुछ करंट न्यूज़ से रिलेटेड इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ की। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, मतलब इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी फिनोमिना वेयर सप्लाई चेन आर बीइंग रिकन्फिगर्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। चाइना पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है चाइना +1 ने, ओके। ये एक फिनोमिना मतलब सप्लाई चेन का फिनोमिना था चाइना +1, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन फाइंड बाय द यूरोपियन यूनियन फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन डिजिटल मार्केटिंग। कौन सी कंपनी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रही थी डिजिटल मार्केट में? गूगल, ओके। फिर आता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इकोनॉमी थ्योरी दैट सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ओवर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी है जो सजेस्ट करती है गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ओवर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ? तो यह है आपका प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक थ्योरी। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि ये सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी होनी चाहिए इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, क्योंकि गवर्नमेंट कर सकती है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें और इकोनॉमिक थ्योरी की बात की गई है जैसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, तो ये क्या होती है? ये इकोनॉमिक थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो अचीव की जा सकती है बेस्ट तरीके से अगर हम बेनिफिट प्रोवाइड करें वेल्थ के लिए और लार्ज कॉरपोरेशंस को। मतलब वेल्थी और लार्ज कॉरपोरेशन को अगर हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे ना तो हमें ग्रोथ मिलेगी इकोनॉमिक। इससे सीधी बात है भाई, अनइक्वालिटी आएगी। अगर हम वेल्थी लोगों को ही हेल्प करेंगे, उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, उनके बैरियर हटाएंगे तो इनइक्वालिटी आनी है, क्योंकि वेल्थ पुअर होता जाएगा और रिच होता जाएगा। लेकिन ये थ्योरी कहती है, याद रखना, दिस बेनिफिट्स जैसे कि टैक्स डीरेगुलेशन विल ट्रिंकल डाउन टू ब्रॉडर पॉपुलेशन क्रिएटिंग जॉब एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। तो ये इसका सिंपल सा है, याद रखना कि मतलब जो वेल्थी और लार्ज कॉरपोरेशन है ना, उन्हें बेनिफिट की बात कौन सी
थ्योरी करती है ट्रिंकल डाउन इकोनॉमी। फिर आपकी किन्सेस इकोनॉमी है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है काइनेसिया इकोनॉमी। काइनेसिया इकोनॉमी क्या कहती है कि जो आपकी पहले तो डेवलप की थी जॉन माइनर्ड काइनेज ने, ये करती है कि इम्फेसाइज करती है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न। ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी का डाउन टर्न होना उस टाइम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना इकोनॉमी ज़रूरी है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करती है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ओके, एग्रीगेट डिमांड की बात करती है, फोकस ऑन एग्रीगेट रेदर देन सप्लाई, मतलब डिमांड पे फोकस करती है ना कि सप्लाई पे। डिफिसिट स्पेंडिंग मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी पे भी बात करती है कि सेंट्रल बैंक यूज मॉनेटरी टूल स्टेबलाइज द इकोनॉमी। मल्टीप्लायर की भी बात करती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसकी हमने आपसे पहले भी बात करी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो सॉरी, इसके बाद ये किस किस चीज़ पर आर्ग्यू करती है, मतलब इसकी कुछ एजम्पशन है इस थ्योरी की काइनेसिस की। फ्री मार्केट आर अनस्टेबल, जो मार्केट फ्री होगी ना वो अनस्टेबल होगी, वहाँ पे बूम एंड बस्ट साइकिल चलता रहेगा। ओके, गवर्नमेंट कैन स्टेबलाइज, गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर सकती है कि हमने पढ़ लिया फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। देन थर्ड, डिफिसिट स्पेंडिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ओके, देन आपकी एक और थ्योरी की बात की गई इसके ऑप्शंस में, सप्लाई साइड इकोनॉमी की। तो सप्लाई साइड इकोनॉमी क्या बोलती है, ये एक मैक्रो इकोनॉमी थ्योरी है जो फोकस करती है प्रोडक्शन साइड पे ऑफ द इकोनॉमी। आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट अचीव बाय, किस चीज़ से अचीव हो सकती है, प्रोडक्शन साइड पे करती है, इसलिए इसे सप्लाई साइड इकोनॉमी बोला जाता है। और ये फोकस करती है इंक्रीज़ करने में प्रोडक्शन को, इम्प्रूव करने में प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस करने में कॉस्ट को। और इसके की प्रिंसिपल है लाफर कर्व। लाफर कर्व क्या कहता है, लोअर टैक्स रेट कैन लीड टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके, क्योंकि लोअर टैक्स रेट कैन लीड टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिर ट्रिंकल डाउन इफेक्ट को भी ये सपोर्ट करता है और फ्री मार्केट को भी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड ए वेल्थ टैक्स टू एड्रेस इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए वेल्थ टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है कहाँ पे, अर्जेंटीना में, इनक्वालिटी को करने के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू एड्रेसिंग ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस बाय लार्ज कॉरपोरेशन। तो वो है आपका BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। याद कर लेना है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक। भाई कोविड-19 पैंडमिक से आपका टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर ये सब इतने नहीं, लेकिन टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे ध्यान रखना। उसके बाद आता है, What is the term for the economic phenomena where workers are forced to accept lower wages due to surplus of labor? लेबर ज़्यादा है तो लोअर वेजेस भी एक्सेप्ट करती है, उस फिनोमेना को कहते हैं लेबर मार्केट स्लैग। सी ऑप्शन, लेबर मार्केट स्लैग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक हैज़ इम्प्लीमेंटेड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए निगेटिव इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक इम्प्लीमेंट करता है, ये करता है आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सिर्फ एक यही ऐसा बैंक है जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट भी इम्प्लीमेंट करता है। ओके, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी दैट सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा प्रायोरिटी देती है उसे हम ग्रीन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके,
आपका ए आंसर है इसका, ए ऑप्शन। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर डेटा प्राइवेसी एंड एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस। मतलब डेटा प्राइवेसी और एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस के बीच कंट्रोवर्सी का सेंटर है आपका फेसबुक। ओके, फेसबुक आंसर 1। ओके, तो हमने ये बात करी आपके एमसीक्यूज़ की इकोनॉमिक्स के। हमने 30 एमसीक्यू पढ़े आपके। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।